नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होनी है, लेकिन इस बीच विदेशी मेहमान राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पीएम सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए इस दौरान नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे, तो वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजघाट पहुंचे इस दौरान विदेशी मेहमान बापू को नमन किया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। तो तस्वीरें आप देखिए कि तमाम विदेशी मेहमान आज सुबह राजघाट पहुंचे और इस दौरान बापू को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि इस दौरान अर्पित की। और आज शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज द्विपक्षीय वार्ता इस दौरान होगी। आपको बता दें कि आज सुबह ऋषि सुनक अक्षरधाम भी पहुंचे थे और ये अक्षरधाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आज ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक। अक्षिता मूर्ति के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे थे ऋषि सुनक। आज सुबह से ही अक्षरधाम और मयूर विहार के आसपास काफी तेज बारिश है, लेकिन इस दौरान विदेशी मेहमानों ने बारिश का भी लुत्फ उठाया और साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। अक्षरधाम की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि आज सुबह ही विदेशी मेहमान राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को सभी नमन करते हुए नजर आए और ये उस दौरान की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऋषि सुनक की पत्नी को लेकर अगर बात करें तो ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता अब से कुछ समय पहले ही भारत आई थी, जब उनकी मां को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और बड़े ही साधारण तरीके से वो पिछली पंक्ति में बैठी हुई थी और जब अधिकारियों की उनके ऊपर नजर पड़ी तो सभी ने तुरंत उनको आगे सीट पर बैठने का ऑफर किया और आज अपने पति के साथ सुबह अक्षरधाम मंदिर पहुंची ऋषि सुनक की पत्नी। तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे सुबह। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राजघाट पहुंची बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। यू सूक योल राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया
बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप अर्दोगन राजघाट पर पहुंचे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक राजघाट पहुंचे और आज वो अक्षरधाम भी अपनी पत्नी के साथ गए। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और बस अब से कुछ ही समय शेष रह गया है जब G20 का आज दूसरा दिन है और कई अहम चीजों को लेकर आज चर्चा होगी। सभी देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी इस दौरान राजघाट पहुंचे। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों भी राजघाट पहुंचे और सभी ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस दौरान राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर दायित्व को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। कल पीएम ने कहा था कि विश्व में विश्वास का नया संकट पैदा हो गया है। मिलकर विश्वास के संकट को दूर करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी जुड़ चुके हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। सर आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही है, बोलिए जी। सर कल जो कार्यक्रम था वो हम सभी ने देखा और आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। सर भारत ने G20 की थीम एक विश्व एक भविष्य को केंद्रित करके रखा है, लेकिन परोक्ष रूप से भारत ग्लोबल साउथ को फोकस कर रहा है। सर इसके क्या कुछ मायने हैं, वो विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हमारा हमेशा से एक ह्यूमनिस्ट अप्रोच रहा है एक सभ्यता के रूप में। और जब से स्वाधीनता की आंदोलन शुरू हुई, डीकोलोनाइजेशन हुआ, तो जो भी आप ग्लोबल साउथ की बात करें उनका बहुत शोषण हुआ, उनके रिसोर्सेज लूटे गए, हमारे भी रिसोर्सेज लूटे गए। क्यों? क्योंकि एक पश्चिम की साम्राज्यवादी ताकतों ने डिसेप्शन का, ट्रेचरी का इसका काम किया। उससे पहले जो है वेस्ट एशिया की कुछ ताकतें थी, नस्लवादी ताकतें थी, जिन्होंने जेनोसाइड किया। तो उसके बाद जो है भारत दोबारा एक सिविलाइजेशन के रूप में उभर के आया है, तो एक इंसानियत का एक बन के आया है। ऑल डिवाइड्स एक्सेप्टेबल है। आप देखिए कि पश्चिम में और रूस के बीच कितने ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, उसके बावजूद जो है हम एक बढ़िया रोबस्ट जो है जॉइंट स्टेटमेंट एक कम्युनिके निकाल के लेके आए। तो ये भारत की एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई देती है। जहां तक ग्लोबल साउथ की बात है, बहुत से आपके जैसे मीडिया के लोग हैं, उनको मैंने कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर नहीं हैं और ग्लोबल साउथ के कैटेगरी में या पिजन होल में हमें नहीं स्टॉप कीजिए। हम आज की तारीख में हमारी जीडीपी कुछ भी हो, इकोनॉमिक दिक्कतें या टेक्नोलॉजिकली हमें कंस्ट्रेंट है, लेकिन हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारी विश्वसनीयता है कि हम दुनिया को एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमें अपने इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को थोड़ा नहीं बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक नया भारत का मॉडल लाना पड़ेगा गवर्नेंस का, ये जरूर है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ग्लोबल साउथ के प्रति हम संवेदनशील हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल साउथ का शोषण पहले पश्चिम की ताकतों ने किया, अब चीन ने किया। इतने सारे व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट उन्होंने वहां पे ला दिए, जिससे फायदा सिर्फ चीन को होता था, और छोटे से वहां पे कार्टेल बना दिया, उनको फायदा होता था। और पूरे रिसोर्सेज उनके लूट के चीन क्या कर रहा था कि अपनी सामरिक शक्तियों को बढ़ा रहा है और उससे पूरी दुनिया को खतरा पहुंचा रहा है। तो इन तमाम चीजों को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कीजिए कि भारत की पहल से पूरी दुनिया में अगर ये पहल जारी रहती है, हम इवेंट से अधिक सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में हम एक दफे फिर नया एक ऑर्डर शुरू कर सकते हैं, जो डीकोलोनाइजेशन के समय हुआ कि दबे कुचले हुए लोगों को सिर उठाने का मौका मिला। और यहाँ से हम आगे जाते हैं तो शायद दुनिया और ज्यादा फेयर हो सकती है और जस्ट हो सकती है। और ये न तो पश्चिम का साम्राज्यवाद की डोमिनेंस रहेगी, न चीन के छद्म साम्राज्यवाद की डोमिनेंस रहेगी, और रूस में भी मैं समझता हूं कि इंसानियत आएगी। तो यहाँ से भारत एक ग्लोबल सेंटर स्टेज में पहुंचने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इवेंट से बात नहीं बनती है, हमें गवर्नेंस और सिक्योरिटी के नए मॉडल को लाना है और प्रैक्टिस करके उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा रेशु जी, कि हम भी मजबूत बने
और दुनिया की और ताकतों को भी मजबूत बनाने की कोशिश करें एक ह्यूमनिस्ट तरीके से। जी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर देखना चाहता है अब हर देशवासी। सर, भारत अपने एजेंडों पर आम सहमति बना ले गया, कल भी हमने देखा, और आज भी बहुत सारी चीजें होनी हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत अपने एजेंडों पर आम सहमति बनाकर ले जा रहा है, इससे चीन का क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि हर सभ्यता का एक अलग पहचान है, एक अलग डीएनए है। चीन का देखें कि हमारी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, और पहले भी कई दफे मैं कहते रहा हूं, तो मैं कई दफे अकेला पड़ गया। पश्चिम के लोग कहते थे कि चीन में इस समय प्रजातंत्र आ जाएगा। मैं कहता था कि नहीं, चीन में कभी प्रजातंत्र नहीं आ सकता है जब तक कोई बहुत बड़ा उथल पुथल नहीं हो। तो चीन पे असर जरूर पड़ेगा। चीन को लग रहा है कि जिस तरीके से वो दुनिया को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा, आप देखिए कि चीन की तरक्की की वजह क्या है। अमेरिकी साम्राज्यवाद की लालच। अगर अमेरिकन कैपिटलिज्म ग्रीड नहीं होता तो चीन की इतनी अधिक तरक्की नहीं हुई होती। उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को बहुत हाल तक 2000 तक जो है कट करने की, काटने की बहुत कोशिश की। पाकिस्तान को समर्थन किया, इस्लामिक रेडिकलिज्म को समर्थन किया। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे यूएस चाइना पाक एक्सिस जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। तो हमने बहुत बुरा समय वो देखा है। लेकिन आज जो है पश्चिम को भी रियलाइज होने लगा है कि उन्होंने एक भस्मासुर पैदा कर दिया है, वो भस्मासुर उनको खत्म करने की तैयारी में था। तो वो रियलाइजेशन जो है उसके बाद वो भारत के करीब आने लगे। और लेकिन भारत उनके आने के बाद उनका पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। ये भारत चाहे रूस पे हो या कई जगह पे हो, हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस स्टैंड लिया और पश्चिम ने उसका सम्मान किया। पश्चिम की ताकत डिक्लाइन कर रही है और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी की छत्र छाया में नहीं जीना चाहते, हम पार्टनरशिप चाहते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप की आवाज भारत उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो जेन्युइन मल्टीपोलर बात कर रहे हैं तो उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और छद्म साम्राज्यवाद में कमी आएगी। और आज की तारीख में रेशु जी, खुद सी जिनपिंग बहुत परेशान है कि जो उनके लॉयलिस्ट एक के बाद एक चीन के भीतर वो ला रहे हैं, वो लॉयलिस्ट भी उनके साथ नहीं है। चीन से खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारत ने एक दफे बुद्ध का फिलॉसफी चीन और एक ड्राइव को किया था और चीन में सभ्यता की लहर लाई थी। और जब प्रजातंत्र मजबूत होता है तभी चीन में प्रजातंत्र आएगा और वहां के लोगों को भी सब कुछ होने के बाद आम जनता को सुकून और शांति मिलेगी। तो चीन निश्चित रूप से उसको एक झटका लगा है, वो वॉच कर रहा है। लेकिन देखिए, ये शुरुआती कदम है, बहुत लंबा सफर हमें तय करना है अगर हम इस स्पिरिट को या भारतीयता को या भारत तंत्र को आगे ले जाना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल सर, चीन को झटका लगा है, लेकिन भारत की अगर यहाँ पर बात करें तो भारत बहुत ही तेजी के साथ उभर रहा है। सर, भारत ने पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और अब बायोफ्यूल अलायंस की लॉन्चिंग। भारत जिस तरीके से सर नवीनीकरण ऊर्जा की ओर विश्व को प्रोत्साहित कर रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है, हमारा जो इनोवेशन का जो स्ट्रेंथ है या पोटेंशियल है और जो नई सोच की बात है, वो तो बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि भारत के लोग जो है दुनिया भर में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं और भारत के घर में भी जो है कुछ एक इनिशिएटिव हुए हैं स्टार्टअप को लेके, या आप रिन्यूएबल एनर्जी को लेके करें या क्लाइमेट पीस पे जो हमारी प्रोग्रेस है वो बहुत जबरदस्त रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पोटेंशियल इससे कई गुना अधिक है। अगर हम देश के भीतर बहुत सारे कलह और झगड़े को खत्म कर दें, और ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ऐसा मैं भारत तंत्र की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र का एक ऐसा मॉडल लाएं जिसमें कंपटीशन अपने आप हो, फेयर हो, कोलैबोरेशन हो, डिस्ट्रस्ट नहीं हो, तो बात बनती है। बहुत सारी कमियां हैं। देखिए कि कई जगह डोमेस्टिक फ्रंट में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही खराब हालत में है, खस्ता हालत में है, आईसीयू में है। मणिपुर में झगड़ा हुआ, हम उसे नहीं कंटेन कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी कमियों को भी लेके सजग रहना है, सचेत रहना है और अपनी शक्ति को देख के उसमें जरूर अपना आत्मबल बढ़ाना है। तो देखिए, जो आप कह रही हैं बहुत इंकरेजिंग बात है और हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन हमें अभी बड़ी लंबी दूरी तय करनी है जो हमारे सपने हैं उसके हिसाब से। जी सर, इस समिट में भारत ने अपनी वैल्यूज और कमिटमेंट को डेमोस्ट्रेट किया है। G20 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेहद कंफर्टेबल मंच बना है जहां सबकी बात हो रही है। नहीं, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं, जब G20 बना तभी दुनिया के जो सो कॉल्ड G7 के लोग उन्होंने रियलाइज किया कि अब जो है वे वेस्ट एंड व्हाइट रेस की जो डोमिनेशन थी जापान के, उन्होंने अपने साथ में दिया
वो डोमिनेशन अब नहीं चल सकती है। उनको डेवलपिंग कंट्रीज को सो कॉल्ड उनको भी साथ में लेना पड़ेगा, तभी G7 के पैरेलल एक G20 बनती है। और ये रियल स्टेक होल्डर हैं। यूएन में तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत टॉकिंग चॉप हो जाता है कि लोग बात करते रहते हैं, काम नहीं होता है। तो ये जो 20 लोगों का या 21 लोगों का समूह है, ये दुनिया के सही स्टेक होल्डर के रूप में आए हैं। और भारत ने डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं किया है। देखिए, भारत के प्रति गुडविल हमेशा से लोगों में रही है। अब हाँ, ये भारत के वर्तमान लीडरशिप, उनका एक एनर्जाइज्ड अप्रोच है बहुत सारे जगह, कई जगह थोड़ा और बेहतर हो सकता है। कोई शक की गुंजाइश नहीं कि घर के भीतर भी हमें दिमाग लगा के कोहेजन लाने की जरूरत है। लेकिन ऐसी सभ्यता की लीडरशिप एक ऐसे एनर्जाइज लीडर के हाथ में है, तो पूरी दुनिया को एक एश्योरेंस मिलता है कि अगर भारत मजबूत होता है तो दुनिया के तमाम देशों के लोगों की सुरक्षा में, संपन्नता में बढ़ोतरी होगी और सभी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है जो पश्चिम से नहीं मिल पाती है, जो चीन से नहीं मिल पाती है। और अफ्रीका चूंकि भीतर भी बहुत ज्यादा डावाडोल है कि वहाँ पे कोई भी चुनाव जीतता है, अधिकतर प्रेसिडेंट वो चुनाव जीतने के बाद छोड़ना नहीं चाहते हैं। इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस है, तो अफ्रीका को बहुत लंबा समय तय करने की जरूरत है। सिमिलर सिचुएशन ईस्ट यूरोप में है। अगर आप देखें, आज साउथ अमेरिका में भी वही सिचुएशन है कि बहुत सारे ड्रग, क्राइम, ये सारी बहुत सारी सोशल इंस्टेबिलिटीज हैं कुछ छोटे छोटे देशों को छोड़ के। तो वैसे में भारत एक नई आशा का बिंदु या आशा की किरण बन के तमाम देशों के लिए बन के आया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ बात ही नहीं है, इसके साथ हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर दुनिया का आपके पास विश्वास है, इस विश्वास को पूरा करना और उससे भी 4 कदम जाना, ये मुझे लगता है कि भारत के पोटेंशियल में है। और हमारे प्रधानमंत्री 1000 सालों की बात कर रहे हैं, आने वाले 1000 सालों। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो भारत पर हैं और हर कोई आशा भरी किरणों से यहाँ भारत की तरफ देख रहा है। और हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार किरोड़ी सिंह जी भी इस वक्त फिलहाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। थैंक यू जी। सर, भारत ने G20 के मंच से उन देशों के हितों की भी चर्चा की है जो G20 का हिस्सा नहीं है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, भारत का ये परंपरागत दृष्टिकोण है। भारत का जो तहजीब है, संस्कृति है, उसका पार्ट है कि पूरी दुनिया को साथ में लेके चलना, केवल स्वयं के लिए नहीं। और इसीलिए इसमें जो वासुदेव कुटुंबकम की बात की, वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड की बात की, तो ये भारत की संस्कृति की अभिव्यक्ति है। प्रारंभ में ये आशंकाएं थी कि G20 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है मतभेद हो और कोई संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो। लेकिन भारत की अपने सामर्थ्य दिखाया और सबको सहमत करके एक घोषणा पत्र, न्यू दिल्ली घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और उस घोषणा पत्र में जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत का फोकस ग्लोबल साउथ पे रहा, जो अभी तक विकासशील देश हैं, अल्प विकसित रहे हैं, उन पे रहा है। और इसी में ही अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाना भारत की बहुत बड़ी सफलता है। अभी तक यूरोपियन यूनियन के 27 विकसित देश सदस्य थे यूरोपियन यूनियन के रूप में, लेकिन विकासशील देश नहीं थे। अब अफ्रीका के 54 देश G20 में आ गए हैं, तो ये G20 की जगह G21 हो गया है जी। तो ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। इसको एक्सपेंशन किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। 21वीं सदी में 21, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ, निश्चित रूप से 21वीं सदी में 21 और 21वीं सदी का विजन क्या होगा, 21वीं सदी का विश्व क्या होगा, विश्व व्यवस्था क्या होगी, ये इसकी तरफ भी संकेत है। और इसीलिए भारत ने जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है वो विश्व के विकास के लिए, और जो संपोषित विकास के लक्ष्य हैं और एक अच्छा विकास, ग्रोथ कैसे हो जिससे संपोषित विकास हो सके, इसके लिए भारत ने प्रस्ताव रखे और सभी ने स्वीकार कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की इस बहुत बड़ी सफलता है। भारत ने प्रूव कर दिया है कि भारत सबको साथ लेके चल सकता है, विकासशील देशों को भी और विकसित देशों को भी।
दोनों को साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल था। दोनों में राइवलरी की स्थिति थी। तो इसलिए चीन, रशिया, अमेरिका और ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सर, एक बार वो सुन लेते हैं। अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र भारत में और देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन करने के दौरान ही उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में भी पुनः कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। देश के लिए और देश की स्वाधीनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों को स्मरण करते हुए इस देश ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदित्यनाथ इस दौरान संबोधित कर रहे थे, वो आपने सुना। और G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आज दूसरा दिन है G20 शिखर सम्मेलन का। हमारे साथ लगातार किरोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, हम बात कर रहे थे 21वीं सदी में 21 को लेकर। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। सर, एक चीज और, भारत ने पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और अगर अब बात करें तो बायोफ्यूल अलायंस की लॉन्चिंग यहां पर की गई है। भारत सर जिस तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा की ओर विश्व को प्रोत्साहित कर रहा है, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत का प्रारंभ से ये प्रयास रहा है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो और जो ऋणग्रस्त देश हैं उनको उन्हें रिलीफ मिले, उनसे उबारा जाए उनको। ये भारत का प्रयास रहा है। और जब महामारी और यूक्रेन क्राइसिस से संकट बढ़ गया तो भारत ने अपना योगदान दिया दुनिया में खाद्य सप्लाई के लिए और ऊर्जा के लिए। भारत ने ये जरूर किया कि जब अमेरिका ने रूस पे सैंक्शन लगाए तो भारत ने कहा कि भाई हम रशिया से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए आप रशिया से संबंध रखेंगे, एनर्जी लेंगे, हम सैंक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो भारत का राष्ट्र हित था और इसीलिए भारत ने प्रारंभ से ये प्रयास किया है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा हो, एनर्जी सुरक्षा हो और ग्रीन डेवलपमेंट की भारत बात कर रहा है। और ये सब चीजें अभी जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसी में भारत को, अगर मैं पूरे G20 को कहूं इस संदर्भ में, तो भारत ने अपनी उपलब्धियों, क्षमताओं और संभावनाओं का अच्छा प्रदर्शन किया है और दुनिया की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो वैसे भी सर भारत सबका साथ, सबके विकास की बात करता है, सबके हितों की यहाँ पर बात कर रहा है। और वैसे भी इस समिट में भारत ने अपनी वैल्यूज और कमिटमेंट को डेमोस्ट्रेट किया है। सर, G20 डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेहद, कह सकते हैं कि एकदम कंफर्टेबल मंच बन गया है जहां पर सबकी बात हो रही है। देखिए, भारत ने G20 से पहले भी जनवरी में ग्लोबल साउथ समिट किया था, साउथ के कंट्री से डायलॉग किया था ग्लोबल साउथ के। और भारत के प्रधानमंत्री ने कल उद्घाटन भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें ट्रस्ट
डेफिसिट है उसको विश्वास को बहाली करना है दुनिया में। हमें एक मानव केंद्रित विकास करना है। विकास अनब्रिडल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे विकास नहीं हो कि उसमें असमानता बढ़ती रहे, गरीबी बढ़ती रहे, अमीरी बढ़ती रहे और उसके बीच में खाई बढ़ती रहे, वो नहीं होनी चाहिए। और ये जो थीम है G20 का, इससे भी स्पष्ट है कि एक वननेस होना चाहिए। वन अर्थ हो, वन फैमिली हो, वन वर्ल्ड हो, दुनिया में एक रूपता होनी चाहिए। तो भारत की संस्कृति है उसमें ये अंतर्निहित है। तो भारत समन्वय के साथ चलना चाहता है। किसी भी रूप में विभाजनकारी या ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति के भारत खिलाफ है और इसी के लिए भारत ने एक मानव केंद्रित विकास की बात कर रहा है। तो भारत एक तरफ तो विश्व के जो अल्प विकसित देश हैं जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं जी, उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसका अच्छा नेतृत्व कर रहा है। दूसरी तरफ विकास की विकसित देश हैं उनको भी कन्विंस कर रहा है, सेंसिटाइज कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है कि आपका दायित्व है कि आप जो अल्प विकसित देश हैं उनकी मदद करें। एक अन्य बात है कि परंपरागत रूप से एक विभाजन रहा है, एक ध्रुवीकरण हुआ है कि पश्चिम की संस्कृति और पूर्व की संस्कृति अलग है। तो उसको भी भारत ने समन्वय करने का प्रयास किया है कि ये जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये सही नहीं है, इसके अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया में एक रूपता होनी चाहिए और एक रूपता में जो विकसित देश हैं उनका दायित्व है कि विकासशील देशों को मदद करें और विकासशील देश ये को अपने तरफ से सुदृढ़ता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। और भारत की इस घोषणा को या अपील को कि हम एकजुट रहेंगे, सभी ने स्वागत किया है। अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों को एक साथ G20 में लाना, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है और भारत की नेतृत्व क्षमता भी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि एक भारत की बहुत बड़ी सफलता है और सफलता के ऐसे ही तमाम अध्याय लगातार भारत लिखता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन फ्रांस, कनाडा, ब्राजील और टर्की के साथ वार्ता। आज 9 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता इस दौरान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिहिर जी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होने वाला है भारत मंडपम में? रेशो बिल्कुल सही, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर और ऐसा ही नजारा हम लोग लगभग कल से देख रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं देख रहे बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। एपीएन न्यूज पर हमने लगातार दर्शकों को एक एक मिनट का अपडेट दिया है, उन्हें बताया कि G20 में क्या खास रहा और क्या खास होने वाला है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि आज का दिन भी पहले तो सुबह सुबह लगातार राजघाट पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों का तांता लगा रहा और जो बाइडेन से लेकर के जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनका स्वागत करने के लिए मोदी जी खुद मौजूद थे। उन्होंने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। फिर सारे राष्ट्राध्यक्षों ने उनके महात्मा गांधी को, जिन्हें शांति का प्रतीक, पूरी दुनिया में अहिंसा के एक सिंबल है महात्मा गांधी, और एक खास कनेक्ट कई देशों का रहा है महात्मा गांधी के साथ। खासतौर से साउथ अफ्रीका की बात करें और तमाम और भी दूसरे जो जिस वक्त औपनिवेशिक राज था उस वक्त महात्मा गांधी एक सिंबल की तरह थे। इसलिए पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी एक प्रतीक हैं शांति और अहिंसा के। तो वहां दूसरे दिन उस जगह जाकर के उन्हें बापू को नमन करके दूसरे दिन की शुरुआत। और आपको यही बता दूं रेशु की दिल्ली का मौसम भी जैसे G20 के स्वागत के लिए लग रहा है, बारिश अच्छी खासी हो रही है, मौसम बिल्कुल खुशगवार हो गया है। तो आज दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण है रेशु, क्योंकि 9 देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होनी है। उस टर्की के साथ भी बातचीत होगी, फ्रांस के साथ भी होगी और उसके अलावा एक सेशन है वन फ्यूचर पर। तो लगभग कल जो दिन था वो काफी अहम था इस लिहाज से कि भारत को डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री मिली। और विक्ट्री इसलिए मिली रेशु, आपको याद दिला दूं कि घोषणा पत्र पर सहमति बन गई, यानी कि ये विन विन सिचुएशन इंडिया के लिए है, जिसने अपने राजनयिक का, अपने डिप्लोमेसी का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया एक तरीके से। क्योंकि यहां हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब लास्ट ईयर यानी कि G20 की जो 17वीं बैठक थी, इस वर्ष यहां दिल्ली में जो हो रही है ये 18वीं शिखर बैठक है। 17वीं बैठक में इंडोनेशिया में काफी अजीब सी स्थिति आई थी जब घोषणा पत्र में
यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बात बिगड़ गई थी और एक तरीके से रूस के विदेश मंत्री को मनाना पड़ा था कि वो चले जाएं तब हो। लेकिन डिप्लोमेटिक कमाल देखिए, भारत की जो राजनीति की जो शक्ति है, एक बार्गेनिंग पावर हमारी किस तरीके से बढ़ी है, इसका मिसाल ये बिल्कुल G20 मिहिर जी, शिखर और समिट है। जैसे कि अभी घोषणा पत्र की सहमति को लेकर आपने यहाँ पर चर्चा की, तो हम हमेशा 21वीं सदी को लेकर बात करते हैं और ये देखिए ना कि अब 21वीं सदी में 21 ये कह सकते हैं घोषणा पत्र के बाद। देखिए 21वीं सदी में 21 नहीं, 21वीं सदी में हम लोग 22 हैं। दरअसल सच्चाई ये है, जी। वजह ये है रेशु कि अब तक जो G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो आज की तारीख में दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को एक तरीके से नियंत्रित करता है, संचालित करता है, उस 80% की जो आवाज है वो G20 है। उस G20 का गठन बेसिकली जो हुआ था वो आर्थिक नीतियों और बाकी चिंताओं के लिए हुआ था। उसका अर्थ सामरिक चीजों से नहीं लगाया जाता था, यानी कि कोई डिफेंस का मतलब नहीं है, बाकी चीजों का नहीं है। इसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक सस्टेनेबल सतत विकास की बात थी। तो इस लिहाज से इससे परे हट करके जब उसी G20 के घोषणा पत्र में, जबकि भारत मेजबान देश है यहाँ का और भारत नुमाइंदगी कर रहा है, और तब इस घोषणा पत्र में 9 बार जो है आतंकवाद का जिक्र होता है, 4 बार उसमें यूक्रेन का जिक्र होता है। लेकिन एक और ध्यान देने की बात है ऋषु, आपको बताऊं कि सवाल ये उठता है कि क्या भारत के जिस तरीके से रूस के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते रहे हैं, ठीक है, अब वो शिफ्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अमेरिका की दिशा में, तो उसके बावजूद आखिर भारत रूस को कैसे मना ले गया? तो आपको बता दूं, घोषणा पत्र का जो एक फाइनल प्रिंट सामने आया, उसके हिसाब से इसमें रूस का कहीं नाम नहीं लिया गया है। यानी ठीक है, युद्ध पे भारत की चिंता है, इवन प्रधानमंत्री मोदी को उसमें कोट किया गया, उन्हें उद्धृत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है, दुनिया में जो शांतिपूर्ण एक व्यवस्था है उसके विपरीत है ये। इसलिए इस कंसर्न की ओर पूरी दुनिया का ध्यान देना चाहिए, और उस ध्यान की वजह से खास इसलिए हो गया कि लास्ट टाइम जो इंडोनेशिया का समिट था उसमें इसी मुद्दे पर बात बिगड़ गई थी। लेकिन ये भारतीय कूटनय का, भारतीय राजनय का, इंडियन डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि विन विन सिचुएशन है कि हम लोग उस बात को करा लेने में कारगर हो गए जिसे दुनिया में आज तक कोई करा नहीं पाया था। रेशु, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम वो चीज करार ले गए। दिल्ली में घोषणा पर सर्वसम्मति जो है वो बनाने में भारत सफल हुआ, और इसके पीछे हम देख रहे हैं सफलता तो है, लेकिन मेहनत भी बहुत रही इसके पीछे। मेहनत का तो अंदाजा इस बात से लगाई रेशु कि जो पूरा जो आयोजन हो रहा है, ऐसा नहीं है दुनिया में, जैसे कि अगर हम कुछ दूसरे देशों की बात करें तो वहां भी इस तरह के बड़े लेवल के जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उसमें भारी भरकम खर्चा इन्वॉल्व होता है, जाहिर सी बात है वो एक लाजमी है। लेकिन भारत ने जिस अंदाज में इसको पेश किया उसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही जरूर हो रही है, और एक तरीके से भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तमाम विरोधाभासी शक्तियां जिनमें आपस में नहीं पटरी बैठती थी, मिसाल के तौर पर चाइना और अमेरिका दोनों बिल्कुल दो ध्रुव पर हैं, उसके बावजूद इतने बड़े मंच पर तमाम देशों को साथ लेकर के अपनी बात मनवा लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के सामने में कि इंडिया बदल चुका है, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत बदल चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत बदल चुका है, और बदलते हुए भारत की तस्वीर तो आज पूरा विश्व देख रहा है। वैश्विक मंचों को अपने वर्चस्व के लिए इस्तेमाल करने वाले देशों को इस बात पर राजी कर लेना कि G20 आर्थिक मुद्दे पर केंद्रित है, यहां राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, ये भारत की ओर से भी बड़ा संदेश है। भारत की ओर से संदेश इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है रेशु कि जब असली जो हेडेक था, सिरदर्द था, वो क्या था? वो ये था कि क्या नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो पाएगा, क्या उसके मसौदे पर सहमति बनेगी? और कमाल ये देखिए कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन जो शेरपा है अमिताभ कांत, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मसौदे पर सहमति बन गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी, और इसके लिए उन्होंने तारीफ किया कि इसके लिए हमारे जितने मंत्री जो रात दिन इसको सार्थक बनाने में लगे हुए थे, उन सब की मेहनत जो है सफल रही। तो इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसको हमें किसी भी व्यक्ति को या फिर वो कोई भी मुल्क हो, ये इसको हल्के में नहीं ले सकता। आज पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तमाम मीडिया की खबरें मैंने देखी तो वहां पर एक अजीब सी फीलिंग्स है कि अरे इंडिया में ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये रेशु याद कीजिए, जब चंद्रयान 3 का भारत ने कामयाब प्रक्षेपण किया था, चंद्रयान 3 जब वहां लैंड किया था, उससे 10 या 20 दिन पहले रूस का एक मिशन था लूना, लेकिन वो फेल हो गया। तो इंडिया ने ये ताकत अपनी दिखा दी कि चाहे वो जल थल नभ हो, चाहे वो राजनय हो,
चाहे कुछ भी हो, भारत सबसे आगे है, हिंदुस्तानी सबसे आगे है। रेशु, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारत सबसे आगे है, हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं। यहाँ पर एक और चीज, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या चीन के BRI का काउंटर है? देखिए रेशु, होता क्या है कि कई चीजें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं। एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैसेज क्या होता है कि अगर चाइना जिसकी एक नीति रही है, विस्तारवाद की नीति रही है, ये चाइना के DNA में है रेशु, कि जब से चाइना एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पे रहा है, तो उसने अपने आसपास के जितने पड़ोसी हैं उन सबको चाइना ने हमेशा एक डिस्टर्ब मोड में रखा है। और इस वजह से ये चाइना के लिए सख्त पैगाम है कि आप वक्त रहते अपना नजरिया बदलिए। विश्व के हालात बदल रहे हैं, दुनिया की सामरिक जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं, इसलिए चाइना किसी चीज को बहुत हल्के में लेने की चालबाजी ना करे। इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। रेशु, मिहिर, कल हमने जैसे देखा कि भारत अपने एजेंडों पर आम सहमति बना ले गया, चीन का क्या रुख रहा? चीन का देखिए, होता क्या है कि चीन का ऐसे भी जो एक परंपरागत ट्रेडिशनल इतिहास रहा है कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और एक कम्युनिस्ट कंट्री में जो जितनी गोपनीयता के जितने फंडे, तो उन्हें सिर्फ वही लाइन लेनी होती है जो बिल्कुल आला कमान की ओर से जाती है। उसके इतर वो कुछ भी ना सोच सकते, ना कुछ भी बोल सकते, ना कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाइना की इस पर प्रतिक्रिया अभी तो नहीं आई है, लेकिन ऑफकोर्स स्वागत करना है। क्योंकि देखिए, G20 में क्या है, हम लोग वन अर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें किसी देश को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई ठीक है, पूरी दुनिया एक है, और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो वसुधा है, पूरी धरती है, पूरी पृथ्वी है, वो एक परिवार की तरह है। तो भारत ने हमेशा इस भावना में यकीन किया, और इस वजह से इसका जो आज जैसे हम लोग की बात होगी वन फ्यूचर, यानी कि एक साझा भविष्य, तो भारत हमेशा से, इवन प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 शिखर सम्मेलन का आगाज किया था, उसमें उन्होंने 2500 साल पुराने प्राकृत के एक टेक्स्ट का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत का तो आज का बात नहीं है भाई, आज की बात थोड़ी है, हम तो 2500 साल पहले से कहते आए हैं कि हम विश्व कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। और यही वजह है कि आज जब वन अर्थ की बात करें, वन फ्यूचर की बात करें, वन फैमिली की बात करें, तो उससे चाइना हो या जापान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी कैसे गुरेज, कोई भी कैसे इनकार कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन चूंकि इसके राजनय में अलग अर्थ निकाले जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर एक सधी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। निश्चित रूप से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज न कल इस पर बयान जारी करेंगे, बहुत मुमकिन है कल करें, चूंकि अब ये अवसर नहीं है किसी बात की आलोचना की जाए, किसी चीज की किरकिरी या मजाक उड़ाया जाए, इसलिए अभी लोग चुपचाप वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। रेशु, बिल्कुल वेट एंड वॉच की मुद्रा में है लोग, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में दुनिया को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसकी पूर्ति के लिए हर साधन AU के पास है, इसको तो हम सभी मानते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप गौर कीजिए कि EU हो, चाहे US हो, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे कोई भी संगठन हो, तो पर्यावरण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक चिंता हमेशा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ चिंता से क्या होता है? अगर चिंता है तो आप इसका उपाय करेंगे, उसका इलाज करेंगे। कोई मर्ज है तो आप उस पर आंखें मूंद करके, एक फ्रेज है ऑस्ट्रिच अप्रोच, जिसको कहते हैं शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति, यानी कि रेत का तूफान आएगा, शुतुरमुर्ग जो होता है, एक ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है, अपना चेहरा रेत के इसमें, उसको लगता है कि तूफान आया ही नहीं, जबकि तूफान आता है। तो ठीक वैसा ही मुद्दा जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का है। तो आपको बता दूं कि इंडिया पहला देश है रेशु, प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाइफ मिशन की शुरुआत की थी, लाइफ मिशन का मतलब ही था कि पर्यावरण के लिए हम एक सतत अभियान चलाएंगे, ग्रीन बनाएंगे, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको घटाएंगे, इमिशंस को कम करेंगे। उसके लिए तमाम जो देश है उनके बीच में एक फॉर्मूला तैयार होगा, और उसको लेकर ताकि अपने फ्यूचर को हम सुनिश्चित कर सकें, अच्छा बना सकें, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक स्वस्थ विश्व दे पाएं, एक स्वस्थ अनुकूल पर्यावरण दे पाएं। तो निश्चित रूप से इस लिहाज से भी G20 की ये शिखर बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं जब आज अभी वर्तमान में राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं भारत मंडपम, वहां तीसरे और आखिरी फाइनल सेशन अभी जारी है, वहां पर वन फ्यूचर के लिए एक भविष्य की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से ये तमाम डिटेल्स आएंगे, और तब हम उसको बताने की बेहतर स्थिति में होंगे। बिल्कुल वन फ्यूचर की बात होगी, और जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो क्या कुछ हुआ ये हमें पता चल पाएगा, आप तक भी तभी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं
एक व्यक्ति का नाम हम नहीं भूल सकते हैं, और वो हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि पिछले कितने समय से वो इस कार्यक्रम के लिए लगातार जुटे हुए थे, एक एक योजना में। रेशु, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि एस जयशंकर हमेशा खामोशी से, चुपचाप, दक्षता से काम करने में यकीन रखने वाले मंत्री रहे हैं, और वो एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं। तो यानी उन्हें विदेश नीति की, राजनयिक की, डिप्लोमेसी की एक एक बारीकियां पता है। तो वो इस बात को जानते हैं कि किस चीज का हल कैसे निकलता है। और G20 की इस बैठक के लिए ये थोड़ी ही कि 9-10 तारीख को बैठक हो गई और काम हो गया, ऐसा नहीं था ना। इसकी तैयारी तो पिछले लगातार कई अरसे से, कई महीनों से चल रही थी। कई जगह बैठकें हुई। भारत के जितने भी महकमे हैं केंद्रीय, उन लोगों ने अलग अलग, तकरीबन ज्यादातर महकमों ने अलग अलग बैठकें की, चाहे वो रोजगार मंत्रालय हो, चाहे कोई दूसरा मंत्रालय हो। तो G20 भारत के लिए एक आन बान और शान का प्रतीक था, और मुझे इस बात को बताने में बेहद खुशी है कि आखिर इंडिया, यानी भारत, वो इस मैसेज को देने में कामयाब रहा। रेशु, बिल्कुल। और अब देखिए ना, इसकी जो कमान है वो ब्राजील को सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा कई जगह हमने देखा, कई जगह पढ़ा भी कि ब्राजील पहले से इतना चिंतित है कि भाई आपने तो इतना भव्य आयोजन कराया, आपने इतना खूबसूरत भारत मंडपम बनाया, हम कैसे ये सारी चीजें कर पाएंगे। रेशु, ब्राजील के बारे में एक मजेदार बात है, जैसा कि सब जानते हैं, ब्राजील एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। हाँ। ब्राजील का मिजाज, वहाँ की फिजा बिल्कुल अलग है। हाँ। और जो वहाँ के राष्ट्रपति आए हैं, आपने भी कल एक अच्छी स्टोरी की थी रेशु, मैंने देखी थी, काफी अच्छी स्टोरी थी, वो लूला के बारे में बताया था, उनकी 3री शादी है। हाँ। बताया था। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ आप गोवा से तुलना कर सकती हैं उसकी। हाँ। और वहां पर एक जो बड़े बड़े आयोजन, वहां के लिए कोई नई बात नहीं है। ये उनकी विनम्रता है, उनकी सौजन्यता है कि वो ऐसा कह रहे हैं। पर मुझे यकीन है, और इसके पहले भी रियो में आपको बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं, तो G20 भी वो लोग बहुत भव्यता से करेंगे। और कार्निवल तो वहां का सालाना उत्सव है, हर साल वो कार्निवल मनाते हैं, जहां लाखों लोग जुटते हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन हाँ, भारत ने जिस तरीके का आयोजन किया है, वो उनके लिए एक बड़ी लकीर जरूर है, जिसको पार पाना ब्राजील के लिए क्या, किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। और भारत मंडपम को जिस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, उसको तो देखकर कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। इतनी खूबसूरती के साथ उसको तैयार किया गया है। रेशु, ये दरअसल विदेशी मेहमानों के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय था, जो इसी दिल्ली के अंदर रहते हैं। न जाने कितनी बार प्रगति मैदान के आसपास से गुजरना होगा। लेकिन ये तस्वीर पहली बार ऐसी देखी, जो आंखें बिल्कुल कहते हैं फट जाना, चकाचौंध। इतनी भव्यता सच में दिल्ली के अंदर बहुत कई बार दिखाई पड़ी थी। किसी भी इसके पहले भी दिल्ली ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं। इवन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की सार्क का समिट हुआ था G7। उसके अलावा उसके पहले 83 में जब इंदिरा गांधी के साथ, हालांकि उस समय हम लोगों की उम्र कम हुआ करती थी, जितना अखबारों में पढ़ा देखा, तो वो दिलकुट सम्मेलन का उस समय एक हुआ था। लेकिन G20 इस लिहाज से खास है कि भारत ने ये साबित कर दिया। हाँ, लोगों को तकलीफ भी हुई। हमें इस बात को एक न्यूज चैनल के नाते ये भी कहें, तकलीफ किस नाते हुई कि भाई 3 दिन तक पूरा शहर ठप रहा। तो आप जरा सोचिए उन दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, जो रोज रोज खाते हैं, कमाते हैं, उनके लिए तो 3 दिन की दिहाड़ी मारी गई। पर ठीक है, बड़े बड़े मौकों के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां बनती हैं। रेशु, बिल्कुल, बड़े बड़े मौके के लिए छोटी छोटी कुर्बानी बनती है। ये आपने बहुत सही लाइन कही है यहाँ पर मिहिर जी। लेकिन अब हम बात करेंगे, क्योंकि जब किसी भी देश को कमान सौंपी जाती है, G20 की अध्यक्षता जिसके पास होती है, तो उसको एक हथौड़ा दिया जाता है, और ये हथौड़ा भारत ब्राजील को सौंपेगा। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ लॉजिक होता है, वो भी समझने की कोशिश आपसे करेंगे। बेसिकली आपने अगर ओलंपिक खेल देखे होंगे तो उसमें रिले रेस कोई भी देखा होगा, तो उसमें मशाल अगला जो होस्ट कंट्री होता है उसको होता है, थमाया जाता है कि भाई अगला ओलंपिक अभी रियो में हो रहा है, नेक्स्ट टोक्यो में होगा। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है कि भाई ठीक है, हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए, अगली जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जस्ट उसका सिंबल है। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि ओलंपिक गेम का मैंने बताया, और बाकी ऐसे तमाम जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई सिंबल ऐसा चुना जाता है, चूज किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें व्यवस्थाओं से संबंधित है, हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये एक सिंबल है कि ठीक है, नाउ इंडिया इज डन, भारत ने इस चीज को कर लिया है, कामयाबी से किया है, और अब आगे का जिम्मा, अगले 1 साल का जिम्मा आपका है। तो एक औपचारिक रूप से वो ट्रांसफर ऑफ होस्ट हम कह सकते हैं, ये इस तरह की बात है। बिल्कुल, और ये तस्वीर हमने देखी भी थी नवंबर में 2022 में, जब बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए ये हथौड़ा सौंपा गया था, और उन्होंने कहा था कि बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हम इस कर्तव्य का पालन करेंगे, और वो होता हुआ भी हमने देखा। जी जी,
और वो होता हुआ ना सिर्फ होता हुआ दिखा, बल्कि कहीं कल्पना से परे होता हुआ दिखा। हाँ। आज दुनिया इसलिए चर्चा कर रही है कि भारत ने आयोजन किया, इसमें कोई नई बात नहीं थी, सारे तमाम देशों में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से एक साथ संगठन की शक्ति, संचालन की शक्ति और राजनयिक की ताकत, इन तीनों चीजों का जो परिचय दिया है वो अद्भुत है कई लिहाज से। आप देखेंगे, देखिए रेशु, क्या होता है कि डिप्लोमेसी में एक बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है। और डिप्लोमेसी के बारे में ऐसा कहा जाता है, राजनयिक के बारे में, कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, चाहे वो क्राउन प्रिंस हो मिडिल ईस्ट से आए, या फिर आपको लूला हो ब्राजील से आए, या फिर आपको मैक्रोन हो, या कोई भी हो, या ट्रूडो हो कनाडा से आए, या नाइजीरिया के बोला टिनिबू हो, तो उन सबके इसमें आपको एक कंफर्ट लेवल दिखता। ऐसा नहीं है, और भी देशों में कंफर्टेबल दिखता होगा, लेकिन जो इंडिया के साथ, इंडिया में जो हम लोग की डिप्लोमेसी का अंदाज है रेशु, वो बहुत हद तक इंप्रूव किया है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि जहां तक पुराने दौर के डिप्लोमेसी की बात करें तो इंदिरा के जमाने माना था कि वो भी डिप्लोमेसी में इंदिरा अपने आप में आयरन लेडी मानी जाती थी, और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनके बहुत अच्छे थे, चाहे मार्गरेट थैचर हो, चाहे यासर अराफात हो, चाहे फिदेल कास्ट्रो हो। उन सारे नेताओं से इंदिरा के व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे, और उसका रिफ्लेक्शन भारतीय फॉरेन पॉलिसी पर दिखता था। तो कमोबेश लगता है कि वो फेज एक बार फिर से आया है, और मोदी उसको एक नया आयाम दे रहे हैं, इसलिए उस मायने में ये अलग है। आयाम दे रहे हैं, उस मायने में तो अलग है ही। लेकिन आप देखिए कि कोविड के बाद ये हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कोविड से जहां तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरे तरीके से गड़बड़ा गई थी, ऐसे में भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही। हम 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, और जल्द ही तीसरे नंबर पर भी आने का दावा लगातार किया जा रहा है। मेश जी, रेशु, देखिए कोविड के दौर में दुनिया जिस तरह के, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं तो रक्तपात, नरसंहार, हाँ। पैंडेमिक के लिहाज से, महामारी के लिहाज से, तो दुनिया वैसे मंजर से ईश्वर न करे कभी दोबारा दो चार हो, लेकिन वो दौर एक बहुत ही भयावह दौर था। भारत ने भी काफी नुकसान झेला, हम में से कईयों ने बहुत अपने लोगों को खोया है, जिसकी भरपाई हम शायद इस जन्म में कभी नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। तो कोविड का समय बहुत चैलेंजिंग ग्लोबली था, लेकिन उस दौर में भी एक खास बात आप नोट करें तो भारत पहला देश उभर कर आया जिसने वैक्सीनेशन का 100% का तकरीबन लक्ष्य पूरा किया। भारत एक ऐसा देश रहा जिसने दुनिया में 100 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई की, और इसलिए भारत को एक तरीके से उपमा मिल गई कि वैक्सीन गुरु है भारत। तो कोविड के समय में, और जाहिर सी बात है दुनिया की अर्थव्यवस्था करा रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था दबी हुई है, दुनिया का इकोनॉमी का जो फ्लो है बिल्कुल नोज ड्रिवन है, नीचे की तरफ वो पटखनी खा रहा है। वैसे दौर में भारत ने मजबूती से अपने आप को थामे रखा, और पोस्ट कोविड निश्चित रूप से भारत ने अपने जीडीपी में इजाफा किया। हमारा जो इकोनॉमी के जितने सूचकांक है, जितने हमारे इंडेक्स हैं, दे आर डूइंग गुड, वो अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए पोस्ट कोविड चैलेंजेस को भी भारत ने बहुत ही ग्रेसली, बहुत ही हिम्मत और बहुत ही फॉलो तरीके से। ही क्यों, अगर हम काढ़े की बात करें तो भारतीय काढ़ा भी विदेशों तक मंगवाया गया, और योग तो पूरी दुनिया आज अपना रही है। वो भी हमारे कूटनीति की कामयाबी है, हमारे राजनयिक कामयाबी है। 2014 से पहले योग कहां था? कहीं नहीं था। आज यूएन योग को मानता है, विश्व योग दिवस मनाता है। तो अब काढ़ा हो चाहे फिर बाकी देशी आयुर्वेदी उपचार हो, तो भारत ने साबित किया कि देशी तरीका हो विदेशी तरीका, इंडिया इज नंबर 1। रेशु, बिल्कुल देसी तरीका है, और देसी तरीके से जो विदेश के लोग हैं वो भी हम पर भरोसा करेंगे। यही भारत ने किया है और यही भारत करता आया है, जिसकी वजह से लगातार भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान जाता है तो हमारे देश के राजनयिकों का, इसके साथ ही देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनकी दूरदर्शिता यानी कि दूर की सोच, वो पहले से ही देख लेते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए और बाकी देशों को साथ लाने के लिए क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।